जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, ये जो है मॉडल पेपर है और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, अर्थशास्त्र रहेगा और देखो पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 नंबर का। पूर्णांक कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा। ठीक है। और केवल प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। और सभी प्रश्न बच्चों क्या रहेंगे? अनिवार्य रहेंगे। एक पहले बहुविकल्पी रहेंगे जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद में 11 से 18 तक अधिलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर प्रत्येक 25 शब्दों में आपको देना है। अधिलघुत्तरीय प्रश्न। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक 150 शब्दों में लिखना है तथा 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में लिखना है। तो चलिए बच्चों, प्रत्येक प्रश्न उनके निर्धारित अंकों से अंकित हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखो, जो एक एक नंबर को आपको मिलेंगे। तो पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखो, 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा जो है बच्चों कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है। एक व्यक्ति की बचत, एक गृहस्थ का उपभोग, एक फर्म का कीमत स्तर, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ घ हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में ही हो तो उस वस्तु की मांग होगी इकाई के बराबर लोचदार, इकाई में कम लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो 2 का सही जवाब बच्चों का हो जाएगा, इकाई के बराबर जो है लोचदार। सही जवाब इसका जो है का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है? ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में क्या होता है? सीमांत उत्पादन घटता है, सीमांत घटता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुल संप्रति है। कुल संप्रति है क्या? m गुणे जी, q गुणे डी, p गुणे q, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों यहाँ गा हो जाएगा, p गुणे q। उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है। तो सही जवाब इसमें 5 का दोस्तों क्या हो जाएगा? सामान्य। उपभोक्ता की आय अधिक होने पर वे समान वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। सही जवाब बच्चों जो है का हो जाएगा। यानी उपभोक्ता की आय अधिक होने पर यहाँ सामान्य भरा जाएगा, समान वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बहुविकल्पी हमने 1 नंबर का। जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति होती है। जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो जो है सीमांत संप्राप्ति होती है। धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, का खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, ऋणात्मक। जब कुल संप्राप्ति में ह्रास होता है तो सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है। कल्याण, आर्थिक विकास, आर्थिक तुलना, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है। ये सभी हो जाएगा, यहाँ जो है घा हो जाएगा। सकल निवेश बराबर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकल निवेश बराबर है। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 सही है बच्चों, गा हो जाएगा, शुद्ध निवेश प्लस मूल ह्रास। एक देश में केंद्रीय बैंक होता है। तो एक देश में यानी अपने भारत में बच्चों का केंद्रीय बैंक देखा जाए सिर्फ एक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को कहते हैं। प्रत्याशित माप, भोक्ता, निर्गत, निवेश। तो 10 का सही जवाब का हो जाएगा, प्रत्याशित माप। सही जवाब यहाँ जो है का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे जो 3 नंबरों का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों की बजट रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बजट रेखा क्या है? देखो, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को जो है बजट सेट कहा जाता है। अर्थात बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता बच्चों विद्यमान बाजार कीमतों पर, उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उपभोग करे किसी वस्तु का, जो किसी वस्तु को उत्पादन करता है उसे उत्पादकता बोलते हैं, और उस वस्तु का जो उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है भैया, जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। बजट रेखा एक सीधी रेखा है भैया। बजट रेखा एक सीधी रेखा है जो 2 वस्तुओं x और y के सेट के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है।
इसे कीमत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह दो वस्तुओं के बीच कीमत अनुपात को प्रकट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चे कि मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए। मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की अनुपातिक विधि का सूत्र लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग देखो ईडी बराबर होता है दोस्तों, यहाँ स्मॉल डी है और कैपिटल डी। ईडी बराबर जो है कोष्टक -1 और मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फिर से यहाँ से देखेंगे त्रिभुज क्यू बटे क्यू गुणे 100 माइनस कोष्टक माइनस बराबर जो है क्यू और बराबर माइनस त्रिभुज क्यू बटे त्रिभुज पी गुणे पी बटे क्यू। उसके बाद में फिर से बराबर क्यू त्रिभुज पी बटे त्रिभुज पी गुणे 100। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 है कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। तो चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं देखो उत्तर लिखेंगे हम लोग। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्न है, निम्नलिखित हैं। जब निम्न आ जाए तो नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 क्या है देखो, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचना पर आधारित हैं। नंबर 2, विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। नंबर 3, स्वयं समुच्चय की जो है अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः जो है इसकी अवहेलना करता है। नंबर 4 है बच्चों, जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों पर समुच्चयों के विभिन्न प्रभावों को जो है प्रायः कोई महत्व नहीं दिखाई जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्व व्यय के किन्हीं 3 मदों के नाम लिखिए। राजस्व व्यय किन्हीं 3 मदों के नाम, तो हम लोग शुल्क लिख सकते हैं। पहला है बच्चों शुल्क, उसके बाद में है जुर्माना, उसके बाद में है फीस, ठीक है, उसके बाद में है कर। ये सब क्या है, राजस्व व्यय के मद हैं। यानी राजस्व व्यय के किन्हीं 3 मदों के नाम लिखिए, तो आप 3 लिख सकते हैं, शुल्क, जुर्माना या फीस या कर। फीस, कर, इसमें 3 लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे बच्चों। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ बताइए। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। 16 नंबर पैमाने का प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे उत्तर हम लोग। पैमाने का प्रतिफल देखो बच्चों, दीर्घकाल में, दीर्घ माने लंबा होता है, दीर्घकाल में उत्पादन के 2 या 2 से अधिक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दीर्घकाल में उत्पादन के 2 या 2 से अधिक साधनों में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के व्यवहार को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। फिर से देख लेंगे। दीर्घकाल में उत्पादन के 2 या 2 से अधिक साधनों में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के व्यवहार को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों की सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, तो बच्चों सार्वजनिक वस्तु उसे कहते हैं जिस पर सबका अधिकार होता है। यानी जिस पर सबका अधिकार होता है उसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जैसे पंचायत भवन हो गया। देखो बच्चों पंचायत भवन किसी एक के लिए नहीं होता है, वो सब के लिए होता है। मेला हो गया जैसे लग रहा है, और उसके बाद में मान लीजिए सरकारी कोई तालाब है, कोई कुआं है सरकारी, तो उस पर सबका हक होता है, यानी सबका अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु उसे कहते हैं जिस पर सबका अधिकार होता है, उसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लोग। औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 औसत संप्राप्ति वक्र किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का रहेगा बच्चों। लघुत्तरीय प्रश्न कितने अंकों का रहेगा, 6 अंकों का, ठीक है, 6 नंबर का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय के व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ हेड डाले बच्चों हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक तरफ समष्टि अर्थशास्त्र। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं।
तो नंबर 1 लिखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों, आर्थिक माने होता है बच्चों पैसे संबंधित आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत माने जो होता है अपना जो निजी होता है, फर्म माने कंपनी होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमतों के निर्धारण से संबंधित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा समान कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। इसके मुख्य कारण मांग और पूर्ति है। इसका मुख्य कारण उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि यह समष्टि पर स्थिर रहता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मानता है कि यह जो है व्यष्टि पर स्थिर रहता है। तो बच्चों ये था अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। और भी क्वेश्चन है, जैसे बच्चों लाभ अतिक्रमण की परिभाषित कीजिए, इसके होने वाले सब शर्तें बताइए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं को लेकर ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ, जब मांग वक्र लोचदार हो तो सीमांत संप्राप्ति का मूल्य क्या होगा। 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह 3 चरणों में प्रत्येक में उसका जो है मापन करने के लिए किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। देखो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा बच्चों 7, 3, 10 अंकों का रहेगा, 10 नंबर का। देखो बहुत कठिन नहीं होते दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक बार आप लोग देख लीजिए, सब क्वेश्चन पूछे गए बार बार परीक्षाओं में। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियों को सचित्र रेखा वर्णन कीजिए। उसके बाद पूर्ण अस्पर्धा की विशेषताएं बताइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म कीमत स्वीकार क्यों होती है, अथवा जहाँ लेगा इस एक का ही करना है बच्चों, जहाँ भी अथवा लग जाए सिर्फ 2 में से एक करना है, ठीक है। चाहे इसको करो चाहे इसको, एक ही करना है बस, जहाँ अथवा लग जाए।